हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैवाणु बायोमोलिक्यूल्स जो है इसको पढ़ा जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। इसको पढ़ते हैं आप बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री दोनों को मिला के जो है यहाँ पढ़ते हैं। जो ध्यान दिया जैवाणु है इसका लेक्चर नंबर 6 है। इसमें इसके पहले आपने क्या पढ़ा है, लेक्चर नंबर 5 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 5 में आपको पढ़ाया गया है पेप्टाइड के बारे में। पेप्टाइड यौगिक होते हैं जो कि एमिनो अम्लों से बनते हैं कि अगर एमिनो अम्लों में से जल निकाल दिया जाए तो जल के निष्कासन के पश्चात जो यौगिक मिलता है वो जुड़ जाते हैं, और जो यौगिक मिलता है उस यौगिक को क्या कहा जाता है, पेप्टाइड यौगिक, या पेप्टाइड ही कहेंगे चलेगा। पेप्टाइड का मतलब यौगिक है, ठीक है। और एमिनो अम्लों में जल के निष्कासन के पश्चात जो इस प्रकार का बॉन्ड बनता है C+ONH, इस बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और आपको एक और बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, जब आप एमिनो अम्लों से पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं या पेप्टाइड यौगिक का निर्माण कर रहे हो तो जो एमिनो अम्ल पहले लिखा जाएगा उसका यन उसको बोल सकते हैं यन टर्मिनल, अंग्रेजी बोलते हैं यन टर्मिनल, अर्थात NH2 ग्रुप वो लेफ्ट में होना चाहिए और COH ग्रुप कहाँ होना चाहिए, राइट में। जब भी एमिनो अम्ल लिखें आप लोग पेप्टाइड यौगिक के निर्माण में, अगर एमिनो अम्लों को लिखना हो परस्पर कैसे लिखेंगे, NH2 ग्रुप कहाँ होना चाहिए, N टर्मिनल कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट में, और C टर्मिनल कहाँ होना चाहिए, राइट में। ये बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं, आपको पता होनी चाहिए। और देखो जो पेप्टाइड यौगिक हैं उनमें कितने एमिनो अम्ल हैं उनकी संख्या के आधार पर डाई ट्राई ऐसा मैं पढ़ाया हूँ आपको, डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, टेट्रा पेप्टाइड। अगर 2 से लेकर 10 एमिनो अम्ल होंगे तो उनको ओलिगोपेप्टाइड के अंतर्गत पढ़ा जाता है। 10 से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड यौगिक। अगर पेप्टाइड बॉन्ड एमिनो अम्लों की संख्या किसी यौगिक में 10 से अधिक होती है तो आप बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड यौगिक है वो। तो जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीनों में जो है एमिनो अम्लों की संख्या सामान्यतः 100 से ज़्यादा होती है, और उनका जो अणुभार होता है या आणविक द्रव्यमान होता है 10,000 डाल्टन या 10,000 U से ज़्यादा होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डाल्टन या 1 U बराबर जानते हैं कितना होता है, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम या -27 की ग्राम, 10⁻⁻24 ग्राम, या क्या कह सकते हैं आप, या 10⁻⁻27 की ग्राम, 1 U का मान है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं उनका जो अणुभार होता है 10,000 डाल्टन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेप्टाइड यौगिक के संबंध में कुछ बातें लिखाई गई हैं। प्रोटीन्स वगैरह सब आपको लिखा दिए गए हैं कि प्रोटीनों में एमिनो अम्लों की संख्या सामान्यतः 100 से ज़्यादा होती है, अर्थात प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड यौगिक होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ बताया गया कि कुछ पेप्टाइड यौगिक हैं उनमें पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा, एमिनो अम्ल कितने होंगे, उनकी संख्या बताई गई है। मान लीजिए वो डाई पेप्टाइड यौगिक है तो उसमें एमिनो अम्लों की संख्या 2 रहेगी, अब पेप्टाइड बॉन्ड 1। ट्राई पेप्टाइड यौगिक है, एमिनो अम्लों की संख्या 3 होगी, पेप्टाइड बॉन्ड 2। टेट्रा पेप्टाइड होगा, एमिनो अम्लों की संख्या 4, पेप्टाइड बॉन्ड 3। ऐसे ही अगर मान लीजिए से आते चलती है डेका पेप्टाइड हो जाए तो डेका पेप्टाइड में एमिनो अम्लों की संख्या 10 होगी, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड 9। जितने भी, अगर ऐसे ही मान लीजिए, ऐसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि कोई मैंने बोल दिया कि पॉलीपेप्टाइड, क्या बोल दिया आपने, मान लो 10 से ज्यादा हो, पॉलीपेप्टाइड हो जाए, पॉलीपेप्टाइड। यहाँ अगर मान लीजिए नाम दे दिया गया पॉलीपेप्टाइड, यहाँ एमिनो अम्लों की संख्या हमने मान लिया 9, n मान लिया, यानी कुछ संख्या मान लिया, मान लो 100 मान लिया आपने, n मान लिया हमने। अगर मान लीजिए कोई पेप्टाइड यौगिक है जिसमें जो है पॉलीपेप्टाइड यौगिक है या पेप्टाइड यौगिक मान लीजिए जिसमें एमिनो अम्लों की संख्या n है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो जाएंगे, n-, ऐसे निकाल सकते हैं आप। जितना पेप्टाइड एमिनो अम्ल रहेंगे, पेप्टाइड यौगिक में जितने एमिनो अम्ल रहेंगे उससे ठीक एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा प्रोटीनों का वर्गीकरण, कि प्रोटीनों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक किया गया है आणविक आकृति के आधार पर, और एक किया गया है प्रोटीनों की संरचना के आधार पर।
एक आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीनों का किया गया है वर्गीकरण, और एक किया गया है प्रोटीनों की संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे आणविक आकृति के आधार, मोलिक्यूलर शेप के आधार, अंग्रेजी में मोलिक्यूलर शेप कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और अगला पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला बात करें शेप के आधार पर जो सब पढ़ेंगे प्रोटीन, वो दो प्रोटीन पढ़ेंगे, रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन। गोलिकाकार प्रोटीन को दानेदार प्रोटीन भी कहा जाता है, दानेदार, गोला गोला, ठीक, दानेदार प्रोटीन, या इसको कड़िका में प्रोटीन भी कहा जाता है। सामान्यतः तो एनसीईआरटी में यही वर्ड लिखा है, गोलिकाकार प्रोटीन। गोलिकाकार प्रोटीन को आप दानेदार प्रोटीन भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, कड़िकामय प्रोटीन। भाई कड़िका, छोटी छोटी कड़िकाएं नहीं, ठीक है। तो जो रेशेदार प्रोटीन होता है, अंग्रेजी में फाइब्रस प्रोटीन होता है, फाइबर्स वगैरह, ठीक है। तो बताया गया है जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जो है, ठीक है, समांतर होती हैं, और समांतर होकर आपस में कैसे कैसे जुड़ती हैं, समांतर होती हैं और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा यस जुड़ जाता है। प्रोटीनों में सल्फर भी पाया जाता है। अगर मैं बात करूं प्रोटीनों के घटक, प्रोटीन किससे किससे मिलकर बना होता है, मैं बता दूं आपको, जैसे आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, तीन ही तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। वैसे ही जो प्रोटीन होते हैं, इनका जो घटक होता है, इनके घटक हो जानते हैं कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा क्या होता है, नाइट्रोजन। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में फास्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में सल्फर वगैरह भी पाए जाते हैं। ये तो मुख्य घटक हैं। प्रोटीन्स के मुख्य घटक क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कुछ मात्रा में क्या होता है, फास्फोरस और सल्फर। ये प्रोटीन के घटक हैं, जानते रहिए आप लोग। यही होता है कि उसमें जो है क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड, जानते हैं ना। पॉलीपेप्टाइड का मतलब भाई बहुत से एमिनो अम्ल रहेंगे, 100 से ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। और उनकी जो चेन, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला दूसरी ऐसे समांतर होती है, आपस में क्या होती है, समांतर होती है, और समांतर होकर आपस में कैसे जुड़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। जानते हैं कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे मान लो एक एमिनो अम्ल का ऑक्सीजन, जैसे मान लो ऐसे ही कि मान लीजिए ऐसे कि ये मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड की चेन श्रृंखला है, जिसमें इस पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा, बहुत सारे एमिनो अम्ल होंगे, बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। उसी के नीचे मान लीजिए एक और पेप्टाइड यौगिक मिल जाए, एक और पेप्टाइड की चेन बन जाए, और मान लो किसी भी तरीके से अगर मान लो जो पेप्टाइड चेन बन रही नीचे वाली जो दूसरी बन रही, उसमें अगर C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन जो है इस CH के संपर्क में आ जाएगा, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। ऐसे ही बनता है। या इसको नीचे कर लो, क्या दिक्कत है, इसको नीचे कर लो, इस पार्ट को आप नीचे कर लें, इसके बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्रोटीन्स की जब लेयरिंग्स बनना, एक मतलब एक सीधी श्रृंखला बनती है, उसके नीचे अगर अगली सीधी श्रृंखला आएगी, तो उनमें क्या बनने का चांस होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही बनता है। प्रोटीनों का सबसे कॉमन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो पाया ही जाता है, पहला तो पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें तो कोई शक नहीं, संशय नहीं होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पाया जाता है। बगैर पेप्टाइड बॉन्ड के प्रोटीन बनेगा ही नहीं। इम्यूनो अम्ल आपस में कैसे जुड़ते हैं, इम्यूनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और भी बॉन्ड बनाते हैं जो कि आप अभी आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन इस जो रेशे के समान, जब ये बोलते हैं ना रेशेदार प्रोटीन में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर होकर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाती हैं, जुड़कर रेशे के समान संरचना बनाती हैं। इसीलिए तो ऐसी संरचना को आप क्या कहते हैं, क्या ऐसे प्रोटीन को आप क्या कहते हैं, रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन के विषय में सबसे मुख्य बात यह है कि ये जल में क्या होते हैं, जो रेशा वगैरह होती है जल में अविलेय होती है, रेशा वगैरह जल में अविलेय होता है। तो ये जो है रेशेदार प्रोटीन जल में अविलेय होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कीरेटिन प्रोटीन। कीरेटिन प्रोटीन बालों में पाया जाता है, बालों में, ऊन में पाया जाता है, रेशम में पाया जाता है, ठीक है, ये कीरेटिन प्रोटीन होता है। और कीरेटिन प्रोटीन क्या होता है, जल में क्या होता है, अविलेय। इसके अलावा क्या है, मायोसिन प्रोटीन है। आपने सुना होगा एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है जो कि मांसपेशियों में पाया जाता है। इसी के संकुचन से, मतलब इन्हीं की वजह से जो है मांसपेशियों में क्या होती है, गति होती है।
संकुचन से और शिथिलन से, एक्टिन और दो प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, इन्हीं के संकुचन से और शिथिलन से क्या होती है, मांसपेशियों में गति होती है। लेकिन इतना नहीं जानना है आपको, बस जानते रहिए क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है बाल में, ऊन में, रेशम में, और ये मांसपेशियों में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। एक होता है कोलेजिन, कोलेजन प्रोटीन होता है, हड्डियों वगैरह में पाया जाता है, ये भी रेशेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ये भी जल में क्या रहेगा, अविल है। इसके बाद अगर बातें की जाए, वो अगला होगा गोलिकाकार प्रोटीन या दानेदार प्रोटीन या कणिकामय प्रोटीन, कई नाम है इसके, ठीक है। तो गोलिकाकार प्रोटीन क्या है कि इसमें क्या होती है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती है, गोल कृमि का रूप प्राप्त कर लेती है। एक जीवाणु है ना, उसी की तरह गोल हो जाती है, गोल आकृति प्राप्त कर लेती है, समझे। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती है, एक गोल आकृति बना लेती हैं। तो ऐसे प्रोटीन को आप क्या कह देंगे, गोलिकाकार प्रोटीन कह देंगे। ये प्रोटीन जल में क्या होते हैं, सबसे मुख्य बात है, ये प्रोटीन जल में विलय होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, थोड़ा जानते रहिए आप। इसके एग्जाम्पल याद रखना, कीरेटिन, मायोसिन, कोलेजन क्या है, रेशेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल होगा। और ये इंसुलिन होगा, इंसुलिन जल में विलय होता है। एल्बुमिन होता है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है। तो ये जो है, ये गोलिकाकार प्रोटीन के एग्जाम्पल। इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा क्या, हाँ, प्रोटीन की संरचना के आधार पर प्रोटीनों के बारे में। तो अगर संरचना के आधार पर प्रोटीनों के, ये सब लिख लिया आप लोगों ने। अगर संरचना के हिसाब से बात करें तो जो प्रोटीन होते हैं क्या होते पता है, प्राथमिक संरचना वाले प्रोटीन, द्वितीयक संरचना वाले प्रोटीन और तृतीयक संरचना वाले प्रोटीन। अगर प्रोटीन की बात करें किसके आधार पर, पहला था आणविक आकृति के आधार पर, दूसरा क्या पढ़ेंगे आप, संरचना के आधार पर प्रोटीन। तो संरचना के आधार पर जो प्रोटीन आप पढ़ेंगे, आधार पर प्रोटीन, क्या क्या पढ़ेंगे भाई, प्राथमिक संरचना वाले प्रोटीन या प्राथमिक संरचना, हाँ ठीक है, या प्रोटीन की प्राथमिक संरचना भी कह सकते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना और प्रोटीन की चतुर्थक संरचना, 4 प्रकार के प्रोटीन पढ़ेंगे। प्राथमिक संरचना वाले प्रोटीन या प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना वाले प्रोटीन या प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, तृतीयक संरचना वाले प्रोटीन या प्रोटीन की तृतीयक संरचना। इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, चतुर्थक संरचना वाले प्रोटीन या प्रोटीन की चतुर्थक संरचना। ध्यान दिया, ऐसे में भी समझ लें आप लोग, जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है या प्राथमिक संरचना वाले प्रोटीन होते हैं, प्राथमिक या ऐसा ही बोलते हैं, प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। इसमें क्या होती पता है, इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीनों की पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है, बहुत सारे ना पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती हैं, उस सीधी श्रृंखला में जुड़ी हुई पाई जाती है। बहुत सारे, वही होगा कि इसमें जो है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीनों में जो है पॉलीपेप्टाइड की बहुत सारी क्या होती है, सीधी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये सिंपल होता है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, प्राथमिक संरचना। इसके बाद पढ़ते हैं द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना क्या होती है, जब प्राथमिक संरचना के प्रोटीन फोल्डिंग करना शुरू करते हैं, मुड़ना शुरू करते हैं, तो मुड़कर क्या बनाते हैं, द्वितीयक संरचना के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जब ध्यान दिया, प्राथमिक संरचना वाले प्रोटीन्स जो है फोल्डिंग करते हैं, मुड़ते हैं, तो मुड़कर क्या करते हैं, द्वितीयक संरचना के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जब द्वितीयक संरचना के प्रोटीन और ज्यादा फोल्डिंग करते हैं, तो और ज्यादा फोल्डिंग करके मुड़कर वो तृतीयक संरचना के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे तृतीयक संरचना वाले प्रोटीन परस्पर मिलकर संघनित होकर चतुर्थक संरचना वाले प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्राथमिक संरचना वाले प्रोटीन में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड की बहुत सारी श्रृंखलाएं, सीधी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये प्रोटीनों की सिंपल संरचना, सबसे सिंपलेस्ट संरचना होती है, ठीक है। और बात करें द्वितीयक संरचना वाले प्रोटीन, क्या होता है कि जब प्राथमिक संरचना वाले प्रोटीन फोल्डिंग करना शुरू करते हैं, मुड़ना शुरू करते हैं,
तो मुड़ने के फलस्वरूप ये क्या बनाते हैं, द्वितीयक संरचना वाले प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जब द्वितीयक संरचना के प्रोटीन में और ज्यादा फोल्डिंग्स होती है, और ज्यादा मुड़ना होता है, तो और ज्यादा फोल्डिंग के फलस्वरूप क्या बनते हैं, तृतीयक संरचना के प्रोटीन बनते हैं। और जब बहुत सारे तृतीयक संरचना वाले प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे तृतीयक संरचना वाले प्रोटीन आपस में मिल जाते हैं, तो परस्पर गुच्छा बना लेते हैं, जो कि चतुर्थक संरचना वाला प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स होता है चतुर्थक संरचना वाला प्रोटीन। अभी आपको पढ़ाया जाएगा प्रोटीनों का विकृतीकरण। प्रोटीनों का विकृतीकरण, प्रोटीनों का विकृतीकरण का मतलब है हर प्रोटीन की अपनी फिक्स संरचना होती है, उसी बेस से प्रोटीन अपना कार्य करता है, उसी फिक्स संरचना के हिसाब से। अगर प्रोटीन की संरचना में किसी भी प्रकार से परिवर्तन कर दिया जाए, प्रोटीन की संरचना में किसी भी प्रकार से क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब उसको उबाल दिया जाए, पीएच मान में, हर प्रोटीन एक फिक्स पीएच पे काम करता है, ठीक है, पीएच मान में परिवर्तन कर दिया जाए, कोई केमिकल्स वगैरह डाल दिया जाए, जिससे प्रोटीनों की संरचना क्या हो जाए, तापमान में परिवर्तन कर दिया जाए, तापमान बढ़ा दे घटा दे, या फिर क्या किए पीएच मान में परिवर्तन कर दिया जाए, या कुछ केमिकल्स वगैरह का यूज करके प्रोटीनों की जो स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन कर दिया जाए, तो उससे प्रोटीन जिससे मतलब हर प्रोटीन का एक फिक्स कार्य होता है, उससे प्रोटीन अपना कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है, या प्रोटीनों की स्ट्रक्चर बदल जाएगी, और जब प्रोटीनों की स्ट्रक्चर बदल जाएगी तो कार्य नहीं कर पाएगा। सही बात ये है कि उसकी स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन आ जाएगा और वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटीनों का विकृतीकरण, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। और हाँ, प्रोटीनों के देखो सिंपल स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब भी प्रोटीनों का ये प्रोसेस विकृतीकरण किया जाएगा, उसके दौरान प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन, वो सिंपल स्ट्रक्चर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब भी परिवर्तन होगा द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक संरचना के प्रोटीनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन्स वगैरह इसी में 3rd डिग्री 4th डिग्री इसी स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। इसको आप लिखिए फटाफट, तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, ये ना कि संरचना के आधार पर जो प्रोटीन होते हैं इनको 4 कैटेगरी में पढ़ेंगे आप लोग। क्या, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना। इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री संरचना है। और ये कौन सी डिग्री का है, ये 2nd डिग्री का संरचना है, ठीक है। देखो ध्यान से, जो फर्स्ट डिग्री संरचना होती है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है, इसमें बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं, एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं, सीधी श्रृंखलाएं होती है, सीधी श्रृंखलाएं होती है, मतलब एक श्रृंखला फिर उसके नीचे अगली श्रृंखला, ऐसी जो है जुड़ी हुई पाई जाती है। यही होता है ना, इसमें जो है एक या एक से ज्यादा जो है पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं परस्पर सीधी श्रृंखला में जुड़ी हुई पाई जाती है। तो ध्यान दें, इसमें यही होता है ना कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं से, मतलब ऐसी सीधी श्रृंखला पाई जाती है बहुत सारी, जैसे एमिनो अम्ल बहुत सारे इसे सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए से, मान लीजिए एक एमिनो अम्ल है, ऐसे ही बहुत सारे एमिनो अम्ल जो है परस्पर से सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए पाए जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं समझाऊंगा अभी आपको। फिलहाल आप इसको पढ़ें आप लोग। क्या है इसमें जो है एक या एक से ज्यादा जो है पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं परस्पर सीधी श्रृंखला में जुड़ी हुई पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी प्रोटीनों का विकृतीकरण किया जाएगा, उसके दौरान प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। जब मुड़े उड़े रहेगी वही सीधी हो जाती है, बाकी सिंपल वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें केवल एक ही बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, जो ऊपर जैसे इसके अलावा जो बॉन्ड पाया जाता है वही टूटता है। इसके अलावा जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वांडरवाल्स बल, प्रोटीनों में ये सब बल पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, वांडरवाल्स बल, और एक होता है द्विध्रुवीय आकर्षण बल, ये सब इस प्रकार के बल पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटीनों में। लेकिन इसमें नहीं, इसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। किसमें, प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना में। जो द्वितीयक संरचना बनती है, अगर प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना हो थोड़ा सा मुड़ जाए, कुंडलित हो जाए, तो कुंडलित होकर क्या बनाती है, प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना बना सकती है, बनाती है। और इसके अंतर्गत मतलब कह सकते हैं प्रोटीनों की जो द्वितीयक संरचना होती है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, अल्फा हेलिक्स, अल्फा कुंडलनी, और क्या है, बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है,
जो प्रोटीनों की स्ट्रक्चर्स होती है बहुत सारे इम्यूनो जो है इस प्रकार से जुड़े हुए पाए जाते हैं। यहाँ जो है ये सी डबल बॉन्ड ओ होगा, ये इसका NH होगा, इस प्रकार से क्या पाया जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इस अल्फा हेलिक्स में इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स बनती हैं। यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ होगा, यहाँ NH होगा, ये आपके मतलब इम्यूनोमला है, समझे। इसके बीच में जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड तो रह ही गए रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाता है किसमें, प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना में। प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना में हाइड्रोजन पेप्टाइड बॉन्ड के अतिरिक्त क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे ही बनती है अल्फा हेलिक्स के समान से मूर्ति चली जाती है। अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर्स होता है द्वितीयक में आ जाता है, द्वितीयक की कैटेगरी में पढ़ते हैं। इसके अलावा बीटा प्लीटेड सीड क्या होता है, इसमें जानते हैं प्रोटीनों की बहुत सारी स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहती है। एक स्ट्रक्चर हो गई, इसी के ऊपर दूसरा स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे कपड़े का एक नहीं होता, एक कपड़े का तह दूसरा एक तह है, तह जानते हैं ना लोग, हाँ। जैसे एक लेयर्स हो गया, ऐसे दूसरा लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज होते व्यवस्थित होते चले जाते हैं। और यहाँ भी ये होता है कि मान लो इसका जो है ऐसे हो जाए, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये इसका NH है, इसके बीच में बन जाता है हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर्स आपके बुक में दी गए हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ। ऐसे ही कि मान लो इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, चाहे ऐसा भी कर लो, क्या दिक्कत है। ऐसे मान लो ये बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, इसमें इसका सी डबल बॉन्ड ओ और इसका क्या रहेगा, NH, यहाँ NH रहेगा, बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कपड़े का एक तह होता है, दूसरा तह ऐसे, चाहे ऐसे बना लो आप, चाहे इसको ऐसा कर लो, एक के ऊपर एक अरेंज्ड हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट। इसको फटाफट लिख लें आप लोग, फिर मैं समझा। प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना है, उसके विषय में बताया जा चुका है। थोड़ा सा अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट, इन दोनों के विषय में बातें करना था थोड़ा सा ना। तो बस आप जानते रहिए प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना में क्या पाया जाता है, केवल पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है, प्रोटीनों में पेप्टाइड बॉन्ड होता ही है, ठीक है। और प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना में जो है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के पाए जाने की वजह से प्रोटीन की जो सिंपल ये अगर सीधी संरचना है, देखो ऐसे नॉर्मली केस में सीधी संरचना है, यहाँ पे प्रोटीन का एक R ग्रुप, दूसरा R ग्रुप, R का मतलब समझो कि यहाँ पे क्या है पता है, C है, बाकी बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह बीच में है। तो अगर सीधी श्रृंखला मिल जा रही है, ऐसे सीधी श्रृंखला मिलती जा रही है, तो ये कौन सा होगा, प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना। इसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और जब प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना थोड़ा सा फोल्ड होना शुरू होती, मुड़ना शुरू होती है, तो उसमें जो है पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का अस्तित्व जो है कह सकते हैं ना, वो भी बनना शुरू हो जाता है। जो प्रोटीनों की द्वितीय संरचना होती है उसको दो कैटेगरी बांटा गया है, एक होता है क्या, अल्फा हेलिक्स, और एक होता है बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है ना, जो प्रोटीन की संरचना होती है वो एक चीज होता है, अक्ष होता है। जो अक्ष होता है इसके ना ऐसे राइट हैंडेड, ऐसे दाहिनी दिशा में क्लॉकवाइज, ऐसे राइट जो है ऐसे इस तरीके से मुड़ी रहती है, ठीक है। जो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर से ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है, वो कैसे मुड़ी होती है, राइट हैंडेड मुड़ी होती है, दक्षिणावर्ती या दक्षिणावर्ती मुड़ी होती है। और इसमें जो यहाँ जो है पेप्टाइड बॉन्ड्स वगैरह बन जाते हैं, ऐसे इनके बीच में क्या बन जाते हैं, इसका सी डबल बॉन्ड ग्रुप, इसका NH ग्रुप क्या बना लेता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, इसके अलावा क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बस ये समझे आप लोग कि यहाँ जो है राइट हैंडेड मुड़ा होता है, ये अक्ष है, अक्ष के राइट की तरफ ऐसे मुड़ता रहता है ऐसे, ठीक है। बस ये समझना है। इसके बाद बात करें बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है। बीटा प्लीटेड शीट में ऐसे एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, जैसे कपड़े की एक तह हो गई, कपड़े की एक शीट हो जाती है। ऐसे ही कपड़े की बहुत सारी यहाँ ऐसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ऐसे शीट बना लेती हैं। जैसे आप बना ऐसे थोड़ा जोड़ लीजिए, आप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है ऐसे जुड़ी रहती है, इससे एक तह रहेगा, उसके नीचे अगला तह रहेगा, इनके बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। तो यही बता रहा है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है एक दूसरे से खींच जाती हैं, खींचकर एक दूसरे के साइड मतलब पार्स को मतलब साइड में व्यवस्थित होती हैं, खींचकर एक दूसरे के साइड में व्यवस्थित होती हैं, चाहे ऐसे हो जाए चाहे ऐसे हो जाए।
ठीक है, व्यवस्थित होती हैं। और यह संरचना जो है वस्त्रों में, जैसे प्लीट का मतलब यही होता है, एक तह, प्लीट का मतलब तह कह दें, एक के ऊपर अगला, एक के ऊपर अगला, इस तरह के समान होती है। इसीलिए इस संरचना को आप क्या, तो यही देखिए इस संरचना में जो है क्या होती है ना, एक पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है। वो जो है आपस में क्या बनाती है, पेप्टाइड बॉन्ड तो बनी हुई है, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, और आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। इसकी जो स्ट्रक्चर्स है आपके एनसीईआरटी में दी गई है, देखिए यहाँ से, ये एनसीईआरटी है, इसमें स्ट्रक्चर्स दिया गया है। ये देखो ऐसे ना, इससे मुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, मुड़ा हुआ है, राइट हैंडेड है। और इसमें देखिए क्या है, ये पास लिया है, ये देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ है और ये NH है, तो ये पास लिया। हाँ देखिए ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं, ये देखो ये NH है, नहीं दिख रहा है, तो देखिए ध्यान से, ये NH है और ये सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा देखिए सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ ये NH है, नहीं दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में दी गए हैं, एनसीईआरटी में से दी गई हैं। तो आप इसको चाहें तो ध्यान दें, आप इसको चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, इसको ऐसा बना लो कि ये बीटा प्लीटेड जैसा शीट है, इसके बाद ऐसे जोड़ लें, फिर ये वस्त्रों में तह के समान ऐसे जो है एक के ऊपर ऐसे अरेंज्ड होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, बस ये रटें आप लोग, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है और क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा क्या, प्रोटीनों की तृतीयक संरचना के बारे में। प्रोटीनों की तृतीयक संरचना क्या होती है, जब प्रोटीनों की द्वितीय संरचना दोनों आपस में मिक्स हो जाती है और ज़्यादा फोल्डिंग करती है, और ज़्यादा फोल्डिंग करती है, तो उस केस में क्या बन जाता है, तृतीयक संरचना। मान लो ऐसा कुछ बन जाए, देखो जैसे ऐसा कुछ ना, जैसे मान लो ये प्रोटीन की ये कौन सीट वाली बात है, फिर ये ऐसा कुछ आ जाए, ये कौन सा बात आ जाएगी, अल्फा हेलिक्स वाली बात आ जाएगी, फिर ऐसा कुछ, फिर ऐसे ही मतलब कि प्रोटीनों की द्वितीय संरचनाएं और ज़्यादा आपस में मिक्स होकर, स्ट्रक्चर्स मिक्स होकर क्या बनाती हैं, प्रोटीनों की तृतीयक संरचना का निर्माण करती हैं। और बहुत सारी प्रोटीनों की तृतीयक संरचनाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, चतुर्थक संरचना का निर्माण करती हैं। ये सब बात करना है, ठीक है। आप इतना लिखिए फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, यह है प्रोटीनों की तृतीयक संरचना। इसके विषय में आपको बता दिया जा चुका है कि प्रोटीनों की जो द्वितीय संरचनाएं होती हैं आपस में और ज़्यादा लिपट कर और ज़्यादा फोल्ड करके मुड़कर प्रोटीन की तृतीयक संरचना का निर्माण करती हैं। और इसके एग्जाम्पल्स जो आपने पढ़ा है, रेशेदार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन, वो प्रोटीन की तृतीयक संरचना में ही पाया जाता है। जो थर्ड प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है वो जो है इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन है, वो प्रोटीनों की तृतीयक संरचना में ही पाए जाते हैं। और जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना होती है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना होती है, उसको स्थायी बनाने के लिए उसमें कौन कौन से बंध पाए जाते हैं, कौन कौन से भाई, हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, वंडरवाल्स बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, और इसके अलावा एक आयनिक बल भी पाया जाता है, आयनिक बंध भी पाया जाता है, ठीक है। तो यही है प्रोटीनों की तृतीयक संरचना को स्थायी बनाने के लिए उनमें जो है इतने ज्यादा ये सब बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही देखिए ध्यान से, ये प्रोटीन की जो है ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, ये बीटा प्लीटेड है सीट, बीटा प्लीटेड सीट है, इससे बन जाती है अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड। ये सब स्ट्रक्चर्स आपस में मिलके जो है प्रोटीन के तृतीयक संरचना का निर्माण करती हैं, ठीक है। और इस प्रोटीन के तृतीयक संरचना को स्थायी बनाने के लिए कौन कौन सा बंध होता है, एक होता है हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, वंडरवाल्स बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये सभी जो बल हैं प्रोटीन के तृतीयक संरचना को स्थायी बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात होती है प्रोटीन के चतुर्थक संरचना की बात होती है। प्रोटीन के चतुर्थक संरचना में क्या होती है, बहुत सारी तृतीयक संरचनाएं, प्रोटीन की बहुत सारी तृतीयक संरचनाएं आपस में मिलकर प्रोटीन के चतुर्थक संरचना का निर्माण करती हैं। इसमें जो है ये जो तृतीयक संरचनाएं बहुत सारी हैं, इनको जो है उप इकाई कहा जाता है, यूनिट्स, सब यूनिट्स कहा जाता है। जैसे प्रोटीन की बहुत सारी तृतीयक संरचनाएं हैं, एक एक रेखा में जुड़ सकती हैं, या एक जानते हैं ये एक घन क्यूब का निर्माण कर सकती है, घन के आकार में एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में प्रोटीन की संरचनाएं जुड़ सकती हैं, या एक क्यूब के आकार में से तृतीयक संरचनाएं जो है बहुत सारी एक घन के आकार में जुड़ सकती हैं, ठीक है।
और प्रोटीन की जो प्रत्येक तृतीयक संरचना है उसको एक क्या कहा नाम दिया जाता है, एक उप कहा जाता है, सब यूनिट्स कहा जाता है। और प्रोटीन के जो चतुर्थक तृतीयक संरचना ये बहुत सारी हैं, इन्होंने क्या बनाया है, इनको मिला के कहा जाएगा चतुर्थक संरचना है। और प्रोटीन की चतुर्थक संरचना का एग्जाम्पल क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीनों के चतुर्थक संरचना में पाया जाता है। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा क्या, प्रोटीनों का विकृतीकरण। प्रोटीनों का विकृतीकरण देखिए ध्यान से आप लोग, ये आपका है प्रोटीनों का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीनों का विकृतीकरण क्या है, बताया जा रहा है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जैविक निकाय, जानते हैं ना, जैविक निकाय का मतलब जीव शरीर। जीव शरीर में पाए जाने वाले विशेष त्रिविम संरचना, एक विशेष त्रिविम संरचना होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है। जितने भी प्रोटीन होते हैं जो कार्य करते हैं वो अक्सर 3D स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं, त्रिविम संरचना में पाए जाते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविम संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले, जैविक सक्रियता का मतलब जो जीव शरीर में कार्यरत हों, कार्य करती हूँ। जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन को प्राकृत प्रोटीन कहा जाता है। प्राकृत प्रोटीन कहा जाता है जो जैविक सक्रियता कर दिखाए और 3D स्ट्रक्चर जिसमें हो, ठीक है, और जीव शरीर में पाई जाए, ऐसी प्रोटीन को आप क्या बोलते हैं, प्राकृत प्रोटीन कहते हैं। अब बताया जा रहा है कि जब प्राकृत प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन किया जाए, भौतिक परिवर्तन का मतलब पीएच के मान में परिवर्तन, पीएच नहीं, ताप बढ़ा दिया जाए, ताप घटा दिया जाए, ताप के मान में परिवर्तन कर दिया जाए, या पीएच के मान में परिवर्तन कर दिया जाए, पीएच को बढ़ा दें, पीएच को कम कर दें। हर प्रोटीन, प्रत्येक प्रोटीन एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स पीएच वैल्यू पर कार्य करता है। लेकिन अगर वहीं जो है उसी कंडीशन को बदल दिया जाए, ताप में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए या पीएच के मान में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, यही इसी को बोला गया भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कर दिया जाए, तो उससे क्या होता है, जो प्रोटीनों में एच बॉन्ड होती है, प्रोटीनों में जो एच बॉन्ड होती है वो टूट जाता है। अस्त व्यस्तता का मतलब वो टूट जाता है, और जो उसका कुंडलनी है, भाई कुंडलित है, वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। एच बॉन्ड की वजह से ही, पाए जाने की वजह से ही प्रोटीन क्या होते हैं, कुंडलित होते हैं। अगर वही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो प्रोटीन क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो खुल जाएगी एच बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, और प्रोटीन अपना कार्य नहीं कर पाएगा। यही बताया जा रहा है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अगर प्रोटीन में एच बॉन्ड टूट जाए, प्रोटीन अपना कार्य नहीं कर पाए, अर्थात प्रोटीन तो खराब हो गया। जब कार्य नहीं कर पाएगा प्रोटीन, तो प्रोटीन खराब हो जाएगा। इसी प्रोटीन में एच बॉन्ड को ब्रेक करके उसको खराब करने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीनों का विकृतीकरण। प्रोटीन में दोष उत्पन्न कर देना, प्रोटीन को दोषित कर देना। तो यही बताया जा रहा है कि जब प्राकृत प्रोटीन में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कर दिया जाए, तो करने पर उसके एच बॉन्ड में क्या हो जाती है, अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। उसका एच बॉन्ड को जब आप मतलब उसको भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करेंगे प्रोटीन में, तो उसके एच बॉन्ड में अस्त व्यस्तता का मतलब उसका एच बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके फलस्वरूप प्रोटीनों की जो कुंडलनी है, कुंडलित संरचना है, वो ओपन हो जाएगी, ठीक है, और प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देगा। प्रोटीन जो कार्य करता है वो कार्य नहीं कर पाएगा। और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, प्रोटीनों का विकृतीकरण, प्रोटीन की संरचना में दोष। अब बताया जा रहा है अगर आप प्रोटीनों का विकृतीकरण करते हैं तो प्रोटीन की सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, ये सब संरचनाएं प्रभावित होती हैं। सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये सब संरचनाएं प्रोटीनों के विकृतीकरण के दौरान प्रभावित होती हैं, क्योंकि इनमें पाया जाता है एच बॉन्ड। प्रोटीन के फर्स्ट डिग्री संरचना में एच बॉन्ड पाया ही नहीं जाता है, केवल पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है वो केवल एक रेखा में पाई जाती है, वहां क्या पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, एच बॉन्ड नहीं होता है। यही बताया जा रहा है कि प्रोटीनों के विकृतीकरण के दौरान प्रोटीनों द्वितीयक तथा तृतीयक, सेकेंड डिग्री तथा थर्ड डिग्री स्ट्रक्चर प्रभावित होती हैं, जबकि फर्स्ट डिग्री संरचना में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां एच बॉन्ड है नहीं, तो ब्रेक क्या होगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या है प्रोटीनों के,
विकृतीकरण के एग्जाम्पल उदाहरण क्या क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल है कि उबालने पर अंडे की सफेदी का जम जाना। उबालने पर अंडे की सफेदी का जम जाना, ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोटीनों के विकृतीकरण का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या है कि दूध में उपस्थित, ये भाई ताप के प्रभाव दिख रहा है आपको, ताप का प्रभाव दिख रहा है। यहाँ नीचे में पीएच का प्रभाव है कि दूध में उपस्थित बैक्टीरिया जो है, कौन सा बैक्टीरिया? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, लैक्टोबैसिलस। ध्यान दे, दूध में उपस्थित जो बैक्टीरिया होता है वो क्या उत्पन्न करता है? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड अम्ल उत्पन्न होगा तो पीएच के मान में क्या आएगी? कमी आएगी, पीएच का मान कम हो जाएगा। इसमें पीएच के मान के कम होने की वजह से ही दूध में जो बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से उसका पीएच मान कम हो जाता है और दूध किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। यह भी, अर्थात कुल मिला के ये बोल दो कि दूध का दही में जमना, दूध का दही में बदल जाना या दही का जमना, ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोटीनों के विकृतीकरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगला टॉपिक जो आपका होगा, आपके लिए क्या पढ़ेंगे? एंजाइम, बीकर, हिंदी नाम है बीकर। एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम जो होते हैं ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक का मतलब, उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दे, घटा दे, बढ़ा दे, ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक क्या है? कि जो जीव शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा दे, बढ़ा दे, बदल दे, कुल मिला के आप कहने बदल दे, तो ऐसे पदार्थों को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यही कहा जाता है एंजाइम जो है, एंजाइम के विषय में कहा जाता है कि एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं तथा, या अर्थात कह सकते हैं, अर्थात जीव शरीर में होने वाली, अर्थात जीव शरीर में होने वाली, ध्यान दें आप लोग, रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को परिवर्तित, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को परिवर्तित कर देते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ये जो एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं, अर्थात क्या कर सकते हैं? ये जीव शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को परिवर्तित कर देते हैं। और आपको ये बता दिया जाए, जो एंजाइम होते हैं ये प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं। मतलब हर रासायनिक, जीव शरीर में जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक फिक्स एंजाइम होता है, एक विशिष्ट एंजाइम होता है। और आपको शायद ये बताया गया है कि जो शुगर नहीं होती, शुगर में अनुलग्न के रूप में OSI लगा होता है। ये सब बात शायद आपको नहीं बताई गई है ना। जो शर्करा होता है, ये जानते रहिए आप, शर्करा जो होता है उसमें अनुलग्न के रूप में लास्ट में या शुगर के अंत में OSI लगा होता है, जैसे लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके लास्ट में शुगर शर्कराओं के अंत में OSI लगा होता है। जबकि जो एंजाइम्स होते हैं इनके लास्ट में ASI लगा होता है। क्या लगा होता है? एज, जैसे इनवर्टेज, जाइमेज, ठीक है, माल्टेज, एक एंजाइम होता है माल्टेज जो माल्टोज को बदलता है ग्लूकोज में। एक होता है सुक्रेज एंजाइम। और प्राय एंजाइमों का जो नाम होता है ना, वो जिस पदार्थ को तोड़ते हैं उसी के आधार पे दिया जाता है। सुक्रोज को बदल रहा है तो सुक्रेज एंजाइम हो जाएगा, माल्टोज को बदल रहा है तो क्या हो जाता है? माल्टेज एंजाइम। तो ऐसे ही एंजाइम होते हैं। बस ये जानते रहे कि एंजाइम जो है हर रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं और एंजाइम के अंत में ASI लगा होता है। क्या होता है? ठीक है, इतना फटाफट लिखें आप। अच्छा देखिए ध्यान से आप, ये लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट है, बताया जा रहा है एंजाइम के बारे में कि जो सभी एंजाइम होते हैं क्या होते हैं? प्रोटीन। जानते रहिए सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इसको छोड़कर राइबोजाइम। जो राइबोजाइम होता है ना, ये एंजाइम तो है, नहीं, ये RNA है। ये राइबोजाइम एंजाइम है लेकिन एक RNA है, प्रोटीन नहीं है। ध्यान दिया,
सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन राइबोजाइम को छोड़कर। राइबोजाइम क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना है आपको। देखो ध्यान से। और ये बताया गया कि लगभग सभी एंजाइम जो है वो कौन से प्रोटीन होते हैं? गोलिकाकार प्रोटीन। आप ये सुनो पहले, जो आप एक नोट पॉइंट और भी जानते रहो कि जितने भी रेशेदार प्रोटीन होते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं ना, वो थर्ड डिग्री प्रोटीनों की कौन सी संरचना पाए जाते हैं? थर्ड डिग्री संरचना में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा ध्यान से कि जितने भी रेशेदार प्रोटीन होते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं, प्रोटीनों की थर्ड डिग्री स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, संरचना में पाए जाते हैं। और ध्यान दें आप, जितने भी एंजाइम होते हैं, लगभग सभी एंजाइम क्या होते हैं? वो गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। और बताया जा रहा है एंजाइम प्रत्येक अभिक्रिया के लिए, ये बताया गया एंजाइम जो है प्रत्येक अभिक्रिया या क्रियाधार, जानते हैं क्रियाधार जिसपे अभिकारक अटैक करता है ना, आपने पढ़ा होगा कि यार अभिकर्मक, एक अभिकर्मक होता है, एक आधार पदार्थ होता है। अभिकर्मक जिस पदार्थ पे अटैक करता है उसको क्रियाधार कहा जाता है। अंग्रेजी में सबस्ट्रेट कहा जाता है। क्रियाधार को अंग्रेजी में बोलते हैं सबस्ट्रेट। और इसी पर जो है अभिकर्मक अटैक करता है, और यही सबस्ट्रेट जो है ना उत्पाद में बदलता है। क्रियाधार उसे कहते हैं जो क्रियाधार उसे कहा जाता है ना जो प्रोडक्ट बना दे। अंग्रेजी में इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। यही किस में बदलता है? उत्पाद यही बनाता है। यही क्या करते हैं? प्रत्येक आधार पदार्थ के लिए, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एंजाइम विशिष्ट होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। और एंजाइमों में अनुलग्न के रूप में क्या लगा होता है? एज लगा होता है। जैसे एग्जांपल है माल्टेज एंजाइम और सुक्रेज एंजाइम। ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम होता है। माल्टेज एंजाइम क्या करता है? ये माल्टोज को बदलता है ग्लूकोज, 2 अणु ग्लूकोज उत्पन्न करता है माल्टोज से। कौन उत्पन्न करवाता है? माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम माल्टोज पर कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 अणु ग्लूकोज के उत्पन्न होते हैं। और सुक्रेज एंजाइम होता है, सुक्रेज एंजाइम, जो कि सुक्रोज पर कार्य करता है। सुक्रोज के लिए कार्य किया जाता है या यूज किया जाता है सुक्रोज को तोड़ने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। और एक होता है ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाओं के लिए कार्य करता है। ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाओं के लिए कार्य करता है जीव शरीर में होने वाली। तो इसको कहते हैं ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ी बात करें, एंजाइम एक्शन कैसे करता है, उसकी क्रियाविधि देखनी है। एंजाइम के कार्य करने की क्रियाविधि, इसी को बोलते हैं एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि। अंग्रेजी है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम कैसे एक्शन करता है उसकी मैकेनिज्म देखनी है, क्रियाविधि देखनी है। देखो बताया जा रहा है किसी भी अभिक्रिया की प्रगति करने के लिए, अभिक्रिया के बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एंजाइम की बड़ी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इससे नहीं बहुत ज्यादा मात्रा में एंजाइम चाहिए, बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है एंजाइम की। इसके लिए किसी भी अभिक्रिया के आगे बढ़ने के लिए। और बताया जा रहा है ना एंजाइम, देखो एंजाइम संक्रियण ऊर्जा का मान कम करके एक्टिवेशन एनर्जी, आपने पढ़ा हो केमिस्ट्री में इसके बारे में, एक्टिवेशन एनर्जी, बस जानते रहो कि जो एंजाइम होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। हर अभिक्रिया के लिए एक फिक्स एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है, उसी को कम करते हैं एंजाइम। जब एंजाइम यूज होंगे एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है और अभिक्रिया तेजी से आगे बढ़ती है, अर्थात कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। बताया गया है सुक्रोज, आप जानते हैं सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन किया जाएगा। सुक्रोज का यदि किया जाए अम्लीय जल अपघटन, अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया कराया जाए तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, आपको पता होना चाहिए। सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन से आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान, एक्टिवेशन एनर्जी, शॉर्ट में इसको EA से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? EA, एक्टिवेशन एनर्जी का मान जो होता है वो होता है 6.22 किलो जूल प्रति मोल। ये इतना एनर्जी, इतना चाहिए था एक्टिवेशन एनर्जी सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन के लिए, जब एंजाइम नहीं था। एंजाइम क्या करता है? इसी का मान कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या करता है? कम कर देता है। अब बताया जा रहा है कि मान लो अगर इसी में सुक्रेज एंजाइम, सुक्रोज के लिए सुक्रेज एंजाइम चाहिए,
सुक्रेज के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? सुक्रेज एंजाइम। तो यही बता रहे कि अगर सुक्रेज एंजाइम उपस्थित हो जाए, इसकी उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाए, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में अगर सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाए तो उसके परिणाम स्वरूप संकीर्ण ऊर्जा का मान कितना हो जाता है? ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जब एंजाइम नहीं था तो इतना था एक्टिवेशन एनर्जी, और जब एंजाइम आ गया तो इतना आ गया। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस इतना ही पढ़ें आप लोग, इस यहाँ के लेवल से इतना ही जाने। एंजाइम जब होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो जाएगा? कम, और उसी को कम करके एंजाइम क्या करते हैं? रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। कितना फटाफट लिख लें आप लोग, इसके बाद जो बातें होंगी ना अगले वीडियो में की जाएंगी। लेक्चर नंबर 6 है, इसके बाद की जो बातें होंगी लेक्चर नंबर 7 में की जाएंगी। ठीक है।